नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ, आपके साथ व्यूअर्स। आपका प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। और आज का टॉपिक यूपी में काबा, यूपी में बाबा, और बाबा हैं बम बम, और कुंभ के बाद तो और भी ज्यादा। और अभी अभी उनके 8 साल पूरे भी हो गए, सरकार में आए योगी जी को, मुख्यमंत्री बने, 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और आज का प्रोग्राम उसी पर, इन 8 बरसों में यूपी कहां से कहां पहुंचा और योगी जी कहां से कहां पहुंचे और उनको लोग कहां कहां पहुंचाना चाहते हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं उसकी तरफ से, बहुत स्वागत आपका। दीपक चौरसिया जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, सर बहुत स्वागत आपका भी। शांतनु गुप्ता जी अपने पूरे देश विदेश भ्रमण के बाद एक बार फिर आए हैं, बीच बीच में स्टार अपीयरेंस में आते हैं। और अब तो ये आ भी रहे हैं मायानगरी से, मुंबई से आ रहे हैं। और आपको मालूम है मुंबई में क्या करके आ रहे हैं? ये योगी जी पर फिल्म बना रहे हैं। सही बात है? इस किताब पर इनकी किताब है ये, और इस पर ये पिक्चर बना के आ रहे हैं योगी जी के ऊपर। पिक्चर भी मेरे ख्याल से पहली पिक्चर बन रही है योगी जी पर। देख, करंट पॉलिटिशियंस पे लाइफ पे किताबें ही कम लिखी गई हैं, बायोपिक तो और कम है, अटेम्प्ट कम लोगों ने हुआ। पिक्चर बन जाती तो फिर तो आदमी कहने ही क्या। नहीं। आप जो अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। किस किस की पिक्चर बनी है अभी भारत में, बताइए मुझे। किस किस नेता की पिक्चर बनी है? इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, दोनों कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। ये चारों क्या थे? मतलब बता रहा हूँ, बड़े बड़े नेता थे सब। चारों बड़े नेता थे। बनने के बाद बनी। हाँ ठीक है, क्या ये मजाक की बातें बहुत होगी हमारे बीच में। क्या योगी जी के 8 साल पूरे हुए व्यूअर्स, और अब अभी की बात लगती है, आज से 8 साल पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बड़ी मीडिया में चल रही थी सरगर्मियाँ, कभी ये नाम कभी वो नाम, कभी ऐसे ऐसे भी नाम लिए गए कि वो तो शायद एक तो पूजा पाठ भी करे आए और उसके बाद बहुत सी बातें। खैर वो क्योंकि अब वो तो पब्लिक डोमेन में है। फिर नाम आया योगी आदित्यनाथ, तो हर किसी का रिस्पॉन्स ही था, क्या अरे पागल हो गया क्या, योगी जी मुख्यमंत्री। और योगी जी मुख्यमंत्री हो गए। फिर आया 17 के बाद अगला चुनाव, 22 का चुनाव। 22 के चुनाव से पहले खूब चला योगी जी के नाम पे चुनाव होगा, योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे क्या। चुनाव भी हो गया, जीत भी गए, फिर योगी जी मुख्यमंत्री हो गए। और दूसरे टर्म का भी आप कहिए आधा हिस्सा पूरा हो चुका, 8 साल पूरे हो चुके हैं। तो सर वो 2017 वाली दोपहर जब, या दोपहर शाम जब भी आपको खबर मिली हो, तब से आज का दिन कहाँ से कहाँ गए योगी जी? अब जो मैं कहूँगा वो आपको थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, लेकिन एक युग परिवर्तन का कालखंड है ये। और ये बात तब समझ में आएगी अगर आप 2003 से 2007 और 2012 से 2017 के उत्तर प्रदेश पर ध्यान देंगे। माफिया की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। माफिया तय करता था आप अपने मकान में रहेंगे या उनका कब्जा होगा, आपकी ज़मीन उनकी होगी या आपकी होगी, हत्या हो जाएगी तो उसका मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं, ये भी माफिया तय करता था। अदालत से फैसला आएगा कि नहीं। 10-10 अगर न्यायाधीश एक माफिया की बेल एप्लीकेशन सुनने से मना कर दे, आज आप कल्पना कर सकते हैं कैसा हो सकता है। आप देश में किसी भी राज्य में किसी कालखंड में उठाकर देखिए कि जो दंगा करेगा और सरकारी और गैर सरकारी मतलब निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी वसूली, उसकी भरपाई उसी से की जाएगी। ऐसा हो सकता था। उसके पोस्टर लगवा दिए शहर में, तो उस समय के जो चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट को, उनको बड़ा उनकी पीड़ा हो गई। संडे को कोर्ट बुलाया और कहा कि इसको हटवाइए। तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो क्या करता, भाई हाई कोर्ट का आदेश है हटाओ। उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करा दिया, फिर विधेयक लेकर आए, कैसा ही उसको कानूनी रूप दे दिया। हाँ, अब होता है, वो टेम्पलेट बन गया है। हाँ, बाकी राज्य उसको कॉपी कर रहे हैं। बुलडोजर जस्टिस की बात करते हैं हम। बुलडोजर एक्शन जो है वो बाकी प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री अपना रहे हैं, बाकी राज्यों में। भाजपा शासित जो नहीं है वहां भी। तो उन्होंने एक तरह से कानून के राज की स्थापना की और सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का जो अभियान चलाया। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। देखिए, राजनीति में ऐसा मानने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सार्वजनिक मंच पर ऐसा बोलने वाले नहीं मिलेंगे। तो ये जो पॉलिटिकली करेक्ट होने की चाहत रहती है राजनेताओं में, वो
नहीं नहीं, वो तो है ही योगी जी नहीं। अब तो अब जो है, जो कन्विक्शन है हमारा, नहीं, वो अब है। तो लोग कह रहे हैं प्रभु थोड़े से तो हो जाओ पॉलिटिकली करेक्ट। अभी आप उनका एक हाल का इंटरव्यू सुनिए, मैं तो लेके बैठा हूँ आज सारा। अभी आपको मैं ये आप यूपी का ऐसा डेटा भी आपको दूंगा कि हैरानी होगी आपको कि ये यूपी था और ये यूपी हो गया है। अभी बयान की बात चल रही थी, योगी जी ने, मतलब जैसे आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर में कानून का राज वापस लाना हो या लॉ एंड ऑर्डर पर एक टेम्पलेट क्रिएट करना हो, अब जो वो जिस किस्म के बयान दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बचा ही नहीं है। मतलब कोई एक आप कोई आवरण कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, या भाई ये होता है कि लोग जब बड़े नेता बन जाते हैं, ये पद पर आ जाते हैं, तो बहुत सी बात सच भी होती है तो नहीं कही जाती। मतलब पॉलिटिकली करेक्ट शब्द वो हाँ, तो वो अब वो उसको लगता है कि तिलांजलि पूरी हो चुकी है। अभी बयान आप देखिए क्या है। 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है, क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवार भी सुरक्षित रह सकते हैं? ये बात कौन कह सकता है? कोई आपको, आप प्राइवेटली हर कोई ये मानेगा, बोलेगा, लेकिन सामने कोई नहीं कोई बोलेगा। हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। बहुत से लोगों ने कहा कि इसमें क्या कोई चेतावनी भी है कि जब तक हिंदू सुरक्षित है तभी तक मुसलमान सुरक्षित है? ढूंढने वालों ने वो भी ढूंढा, लेकिन बोलने से बचे नहीं। आगे उन्होंने कहा कि संभल में हम अपने सारे तीर ढूंढेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि आकर के देखो यहाँ क्या हुआ था। मतलब हमारे ऊपर क्या हमले हुए थे, किस तरीके से अत्याचार हुए थे। फिर वो कह रहे हैं मथुरा की बात क्यों नहीं करूं, और हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, वरना वहां पर क्या का क्या हो गया होता। और फिर कल किसी ने लिखा जरा उसके बाद योगी जी की मुस्कान भी देखिए उसके बाद मुस्कुराए भी, शरारती सी मुस्कान, बताना चाह रहे हैं कि क्या से क्या हो जाता। मतलब कहने का मतलब ये कि एक तो ही इज टोटली अनअपोलोजेटिक, और जो है वो है। अब आप इसको एक्सेप्ट ही आप कर सकते हैं और कुछ नहीं। मतलब मैं तो ऐसा ही हूं, आपको मानना है तो आप मानिए, ये आपके ऊपर। आप पूरी संपूर्णता में मुझे स्वीकार कीजिए। हाँ, ये नहीं हो सकता कि ये वाला पक्ष मान लेंगे आपका, ये वाला नहीं मानेंगे। चलो तुम्हारे लिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा भी होके दिखा देता हूँ, वो ना, नहीं, ये नहीं होगा। ये नहीं है। कानून से, संविधान से अलग नहीं जाएंगे, और कानून और संविधान के दायरे में जो कुछ होगा वो सब करेंगे। इसमें कभी कुछ नुकसान हो जाए उसका डर नहीं लगता उनको? ये वो बोलते हैं ना कि मेरे पास तो गोरखपुर है, मैं तो वापस चला जाऊँ। देखिए, जब भी उनसे पूछा गया कि आप तो सन्यासी हैं, राजनीति का आनंद क्यों ले रहे हैं, बोलते मेरे लिए मठ सामाजिक काम करने का एक लीवर था, मेरे लिए राजनीति में सामाजिक कार्य करने का और बड़ा लीवर है, नहीं तो मैं वो तो वहाँ तक वापस चला जाऊंगा। तो जो मोह के लिए आया, जो आनंद लेने आया, और वो दिखता है। ये बात ईमानदारी से बताइएगा, कोई जाता है क्या? 8 साल जो यूपी का चीफ मिनिस्टर रह लिया, क्योंकि उनकी बात हो रही थी, वो मट जाएंगे कभी? देखिए, अगर उनके टर्म्स पे बात नहीं होगी तो पक्का। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप उनको नजदीक से जानते हैं। ये बात कहने की बात है ना? नहीं, कहने की ऐसा है कि 2 उदाहरण देता हूँ। वो सन्यासी नहीं रहे दोनों लोग, वो लोग प्रोफेशनल पॉलिटिशियन रहे। एक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1991 में पहला ऑफर प्रधानमंत्री बनने का उनको दिया गया। नटवर सिंह और अरुणा आसफ अली 2 लोग प्रस्ताव लेकर गए। पीएन हक्सर ने यह सुझाव दिया था सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी के दूत के रूप में गए। उन्होंने कहा सोनिया जी को मेरा धन्यवाद कहिएगा, भारत के प्रधानमंत्री जो बने उसको 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं इतना काम कर सकूं, तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। शंकर दयाल शर्मा, हाँ, कल्पना उस समय आप कर सकते थे कि किसी को कोई ठुकरा प्रधानमंत्री सकता का है, पद ऑफर होगा, उसके लिए उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना था, और मना कर दिया। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं चंद्रशेखर जी का। सबसे कमजोर सरकार भारत में अगर कोई बनी तो उन्हीं की बनी। 70 या 76 एमपी थे जो जनता दल तोड़कर उनके साथ आए, टूटकर आए थे उनके साथ। कांग्रेस का समर्थन था, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ दोनों सदनों का, धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। कांग्रेस ने कहा कि हम साथ नहीं देंगे, कांग्रेस के लोग वॉकआउट करके चले गए। उन्होंने तय किया जो है कि मैं इस्तीफा देंगे, और अपना अंतिम भाषण दे रहे थे, तब कांग्रेस को लगा कि ये तो सरकार गिर जाएगी। तो ये तो मेरी आंखों से देखा हुआ है। राजीव गांधी सहित सारे कांग्रेस के बड़े नेता दरवाजे पर खड़े थे अंदर आने के लिए, और आखिर में राजीव गांधी ने चिट भिजवाई सुब्रमण्यम स्वामी से कि हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ऐसे देखा, चिट पढ़ी और फेंक दिया, वो भाषण जारी रखा और गए, इस्तीफा दे दिया। क्यों? कि ब्लैकमेल में आके हम नहीं प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जब तुम्हारे उस पर नहीं, ये बहुत बड़ी बात थी ना कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस पर अगर आप समर्थन विड्रॉ कर रहे हैं, या मतलब
फॉर्मली नहीं किया है, एक तरह से वही हुआ, वो प्रस्ताव गिर जाता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से सरकार नहीं चलाऊंगा। बाद में किसी ने पूछा कि जो है आप तो खाली 4 महीने 7 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे, तो हंसते हुए बोले एवरेस्ट पे कोई घर बसाने जाता है। आप योगी जी से क्यों, योगी जी का इससे क्या कनेक्ट है? इससे कनेक्ट ये है कि कन्विक्शन अगर हो, आपके दिमाग में कोई जाले ना हो, साफ हो दिमाग कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कहां तक समझौता कर सकते हैं, कहां तक। राजनीति में ऐसा कोई नहीं जो समझौता नहीं करता, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक सीमा होती है कि हम यहां तक करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। फिर ये पद जाए तो जाए, पद जाए तो जो उन्होंने कहा मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ। हाँ, नौकरी करने नहीं आया दिल हूँ। से कह रहे हैं। और वो बार बार कहते हैं कि मठ का जो काम है वो मेरे लिए ज्यादा संतोषप्रद है, तो इसलिए उनको छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। अरे सर, छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी अगर वैसी नौबत बना दी आई तो। अच्छा, ऐसी नौबत आप सोचेंगे क्यों आएगी? ऐसी नौबत तो एक ही सूरत में आती है, आदमी चुनाव हार जाए या आपकी पार्टी आपके स्थान पर किसी और को लाना चाहे। अब ये तो इनके लिए इतनी बार ये अफवाहें उठ चुकी हैं कि अब योगी जी को बदलना चाहते हैं, तब योगी जी को बदलना चाहते हैं। तो सर कुछ तो इसमें सच्चाई होगी ना कि ये और पार्टी किसी भी लेवल पर कहीं तो सेम पेज पे नहीं है। इतना धुआं उड़ता है तो सवाल अच्छा है आपका। लेकिन मुझसे ही डायरेक्टेड क्यों है ये मैं समझना चाहता हूँ। मतलब देखिए इनसे तुमने पिक्चर बना ली 8 साल, क्या बड़ा बढ़िया काम किया। सवाल आपका शानदार है। देखिए, राजनीति में बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता, ये आप मान के चलिए। राजनीति का लिखा हुआ और कहा हुआ प्रिंसिपल है, समाज का भी लिखा और कहा हुआ प्रिंसिपल है, दुनिया का भी लिखा हुआ और कहा हुआ प्रिंसिपल है कि बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता। मेरे ख्याल से मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। कौन चिंगारियां लगाता है इनके? बहुत लोग लगाने वाले हैं। उनके 2 उप मुख्यमंत्री कौन से उनके सगे हैं भाई? उनके 2 उप मुख्यमंत्री पूरे टाइम उनकी चिंगारी लगाते रहते हैं। क्या वो कैबिनेट जो योगी आदित्यनाथ के पास है वो उनके मन की कैबिनेट है? ये भी एक दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ किसी के दबाव को सहन करते हैं या दबाव को ना सहन करके, वो जिस तरह से उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं किसी के दबाव में आने वाला हूं, तो वो उनकी शख्सियत है। मैं 1998 से उनको जानता हूं, मिला उनसे पहले था जब वो पीठाधीश्वर बन गए थे और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। 98 से लगातार मैंने उनको संसद के अंदर देखा हुआ है, एक सांसद के तौर पर, एक पीठ के महंत के तौर, मतलब योगी के तौर पर, और बाद में महंत के तौर पर जब बड़े गुरु जी का निधन हो गया, यानी महंत अवैधनाथ जी का निधन हो गया उसके बाद से। योगी जी में एक चीज़ है, उनकी जिद, और यही उनकी जो जिद्दी आदत है वो उनको भीड़ से अलग कर देती है। अगर उन्होंने ये ठान लिया मुझे ये करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको उस काम से करने से रोक नहीं सकती। अब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मुझे बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कोई बहुत एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। जिसे एक सांसद के तौर पर उनका एक एक्सपीरियंस था जो विधायिका का या संसद का आप कह सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का तो था नहीं। लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपने मठ को संभालते हुए जो अनुभव पाया और जो सीखा, उसका इस्तेमाल उन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाते हुए किया। और उनको एक चीज बहुत अच्छी तरह पता थी, जिस बात की वो नस नस जानते थे, कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कानून व्यवस्था है, और जिद के आधार पर उन्होंने उसको दुरुस्त किया। एक और चीज बता दूं मैं आपको, अभी आपकी जो शरारती मुस्कुराहट है, नहीं आज मैं भी जो है मान के आया हूँ कि मैं सौरभ को जो है, नहीं मजाक कर रहा हूँ सौरभ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। देखिए, कोरोना एक ऐसी एपिडेमिक थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेन और फ्लाइट्स नहीं रुकी थी, कोरोना ने वो भी रोक दी थी। कोरोना में सेकेंड वेव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ इन्फेक्ट हुए जी, और उनका पूरा ये बड़ा अच्छा, ये उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट था। लेकिन उसके बाद अगले दिन से, जिस दिन वो ठीक हुए, अगले दिन से वो जिले जिले घूम रहे थे, जिले घूम रहे थे। उन्होंने शायद कोई भी जिला, एकमात्र मुख्यमंत्री जो निकले, और उन्होंने पहुंचे 18 के 18 उन्होंने ये, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा छठा देश कहा जाता है, वहां पर वैक्सीनेशन को इतने इफेक्टिवली लागू कर देना, आपने शुरुआत की कि कोरोना में एक चीज जोड़ दें, एक इंसिडेंट। वो जब जाते थे तो कहते थे गांव में ले चलो, गांव में, उस गांव में ले चलो जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं।
अधिकारी डरते थे, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, किस तरह रिएक्ट करेंगे, विरोध करेंगे। बोले नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बोलेंगे हम सुन लेंगे, लेकिन चलेंगे वहीं। और वो हर उस घर गए जहाँ जहाँ, मतलब उस इलाके में जब गए जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना से मौतें हुई थी। तो देखिए, जब नेता या मतलब शासन में बैठा कोई व्यक्ति इस तरह से आम जनता को अप्रोच करता है, वहाँ तक पहुँचता है, तो लोगों का मन बदल जाता है। एक तो पहले यही बात किसी भी नेता के लिए है, वो अगर लोगों का दुख सुन ले तो उनका आधा दुख वैसे ही कम हो जाता है। सही बात। तो ये, और उनके मंत्रिमंडल का एक भी सदस्य कोरोना में बाहर नहीं निकला। अच्छा। सब लखनऊ में बैठकर बयान देते रहे, चिट्ठी लिखते रहे सरकार के खिलाफ अपने, यहाँ ये नहीं हो रहा, वहां वो नहीं हो रहा। कोरोना के बाद ही चुनाव हुआ था 22 वाला, हाँ, जिसमें आप सब जानते हैं, दूसरा टर्म ऐतिहासिक। बल्कि एक केस में उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई, जिसमें वो गए भी नहीं, वो यहाँ पे केवल एडमिनिस्ट्रेटर संभाल। लेकिन आपने कहा कि यूपी की सबसे बड़ी समस्या क्या है और योगी जी उससे कैसे निपटे। योगी जी की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? योगी जी की सबसे बड़ी समस्या इस समय शुरू हुई है, वो ये है कि उन्होंने इतने कम समय में इतने बड़े परिवर्तन कर दिए हैं जिसकी कोई अपेक्षा नहीं करता था। तो अब वो न्यू नॉर्मल हो गया है। अच्छा भाई, हर वक्त उनसे कुछ एक बड़ा डिलीवर करने की उम्मीद है। किसी कॉलेज और या स्कूल जो है, खास तौर से लड़कियों का है, उसके सामने अगर आपने उस समय का देखा होता, छुट्टी के समय क्या माहौल था। देखा सर, हम तो यूपी में रहे हैं, बहन को लेने जाते थे कॉलेज। तो आप समझिए, कभी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि रिक्शा से हुआ जाए। किसी बच्ची, किसी महिला के घर से निकलने पर उसके घर के लोग कोई चिंतित नहीं होते। ये कोई छोटा परिवर्तन नहीं है। ज्यादातर जो लोग अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने अपनी बच्चियों को दूसरे शहर में रिश्तेदार के यहाँ, या जो जिनके पास पैसा था हॉस्टल में या पीजी में, वहाँ रख दिया, पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। वैसे मैं पूछ रहा था, उनकी पॉलिटिकल समस्या क्या है? पॉलिटिकल समस्या है उनके अपने लोग, पार्टी के लोग, जो अभी तक उनको स्वीकार नहीं कर पाए। ये तो दोनों तरफ से कहा जा सकता है, वो स्वीकार नहीं कर पाए या ये अपना नहीं पाए। बिल्कुल आप कह सकते हैं। आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी मऊ में जब खुली जीप में लाउड स्पीकर लेकर दंगा करा रहा था, तब बीजेपी का कोई नेता जाने की, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब लखनऊ में उन्होंने बयान दिया कि मैं निकल रहा हूं मऊ के लिए, बीजेपी के लोगों को साथ आना हो तो आए, ना आए तो भी अकेला जाऊंगा। और उनके मऊ पहुंचने से पहले पहले 150-200 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का काफिला हो गया। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, उनको फ़ोन करना पड़ा डीएम को कि रोको इसको, मतलब मुख्तार अंसारी को रोको और योगी जी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो भाई उन्होंने पार्टी की परवाह नहीं की, उन्होंने जो हिंदू खतरे में थे उनकी परवाह की। ईस्टर्न यूपी में आज भी लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास अपने घर संपत्ति बची हुई है, इज्जत बची हुई है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान योगी जी। अब तो परवाह करनी पड़ेगी ना, पार्टी ने चीफ। और उसके अलावा 2012 का चुनाव याद कीजिए, पार्टी ने जिस तरह से साइडलाइन किया, उन्होंने बगावत करके अपने उम्मीदवार खड़े किए, बड़ी संख्या में जो बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा दिया। तो उनका संदेश साफ है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारा सिद्धांत है, विचारधारा है, उससे समझौता करके हम जो है कोई पद, हम बड़े हो जाएं, वो चाहते तो उस समय समझौता कर लेते कि भाई हमारी सीट जो है और हमारे लोगों को टिकट दे दीजिए, बाकी आप चाहे जो करिए। तो अब उनसे ऐसा क्या कोई समझौता कराना चाहेगा सर? अब उनसे समझौता, भाई राजनीति में समझौतों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है उनका बढ़ता हुआ कद। आप 2017 याद कीजिए और 2025 देखिए, उनके आसपास जो लोग थे उस समय उनका क्या कद था, आज क्या है। उन्होंने न केवल अपनी पार्टी में बल्कि विरोधी दलों में भी जो भी नेता हैं उनको बहुत बौना बना दिया है। चलिए मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज, बड़ा चैलेंज, वो पार्टी के अंदर से है या पार्टी के बाहर से? मान लीजिए अखिलेश यादव, चुनौती किससे है? पार्टी के अंदर से। अंदर से, बिल्कुल। जैसा प्रतीश भी ने कहा, उनका कद इतना बढ़ रहा है। मैं कल एक सेमिनार में था तो कुछ पुराने सीएम्स की बात कर रहा था, तो मैंने समय तो नहीं देखा था, तो गोविंद बल्लभ पंत से लेकर संपूर्णानंद से लेकर अब तक देखी तो आता है 4 साल, 5 साल, फिर आता 20 दिन,
300 दिन 200 दिन नहीं नहीं, 148 4 दिन साल 5 साल भी 2 टर्म में दो हुआ। टर्म उसके बाद आते आते नीचे पहली बार 8 साल कुछ तो हुआ होगा ना। ये कैसे यूपी की टैली में आज तक कोई तो एक हर स्टेट की अपनी एक थीम होती है, एक थीमेटिक रहता है, उसकी एक तासीर होती है। क्यों ऐसी तासीर थी कि इतने राष्ट्रपति शासन लग रहे हैं, एक साल से ज़्यादा कोई मुख्यमंत्री नहीं टिक रहा। एक मुख्यमंत्री जो जैसा का एडमिनिस्ट्रेशन का इसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं, वो आता है 8 साल के लिए, आज भी बना और आज भी अगर चुनाव हो जाए तो बिल्कुल हर सर्वे में आता हो फिर से जीत जाएगा। तो कुछ तो अच्छा करा होगा। मतलब हम लोग, मेरी सेकंड किताब का टाइटल था सौरभ कि यूपी वाला भैया अब्यूज हुआ करता था। हम लोग मुंबई में जाते थे, बैंगलोर में जाते थे, अब उल्टा हो गया, अब यूपी योगी के यूपी से आए आप। तो इसको 8 साल में टर्न अराउंड करना छोटी बात नहीं। तो उनके चैलेंज आप ये बता रहे हैं कि पार्टी में उनका बढ़ता कद अब सबका होता है जब वो उतने बड़े बनते जा रहे हैं कि जो अब कुछ लोगों को करने लगा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगेगा। ये सवाल पहले दोनों लोगों से पूछा मैंने। नहीं अच्छा नहीं लगेगा और अच्छा लग भी नहीं रहा है। देखिए, राजनीति के अंदर एक, और लाइफ के अंदर भी, जिंदगी के अंदर एक अवश्यंभावी फैक्टर होता है जिसको कहा जाता है ज्वेलसी। ऊपर चढ़ते हुए आदमी को दुनिया देखना नहीं पसंद करती। जब आदमी ऊपर चढ़ रहा होता है ना, तो हर कोशिश होती है उसके साथ लेकर जो है उठाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन उसको गिराने वाले 99 लोग आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक बात ये लाइफ का एक बड़ा प्रिंसिपल है। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ छोटा सा, हाँ सर, है ना। मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे लेकिन, मैं गिरा था तो कई लोग रुके थे लेकिन, सोचता हूं आए थे मुझे उठाने कितने। तो इस दुनिया में उठाने वाले नहीं मिलते, गिराने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, और इसको आप जिंदगी का नियम मान के रखिए। तो योगी जी जहां पहुंच गए हैं ना, वहां से कई लोग चाहेंगे जिनका योगी जी से मतलब ना भी हो या जिनका सीधे सीधे मतलब हो, वो तमाम ये लोग चाहेंगे कि ये उस गति से आगे ना चले जिस गति से ये चलता चला जा रहा है। मेरे ख्याल से काफी कह दिया मैंने। 2000 आप दोनों से पूछूंगा, 2013-14 में क्या ऐसा नरेंद्र मोदी के साथ नहीं था क्या? उनका जो सेंट्रल लीडरशिप से था उससे एक अपोजिशन नहीं था क्या? क्या उन्होंने बिल्कुल मुंह पे छीन के अपने लिए वो पद नहीं लिया? तो भाई, तो ये होता ही है, एक वर्ग खिलाफ था, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड खिलाफ। तो इसमें मैं कह रहा हूँ नई बात नहीं, और चढ़ते हुए व्यक्ति के साथ विरोध होता मैं ही चढ़ते हुए मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि योगी जी जहां जाना चाहने की या देश उनको जहां देखना चाहता है, मैं और स्पेसिफाई करके बोलूं जब वैकेंसी होगी तो मेरा क्या डिस्क्लेमर चल रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं disclaimer चल रहा है, जब वैकेंसी होगी तो देश में एक बड़ा तबका है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टॉप पोस्ट के लिए इमेजिन करता है, देखता है। चलिए, हाँ, एक बड़ा तब, और मैं क्या कह रहा हूं, जब वैकेंसी होगी तब। लेकिन क्या ऐसा होगा सर? उससे पहले वो देखिए, वो बहुत आगे की बात है। हाँ, बहुत आगे की बात है, इसीलिए उसमें मैं एक लाइन और जोड़ दूं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। और दूसरा, इन बड़े पदों के लिए तो आपको पहले पब्लिक इमेजिनेशन में आना पड़ता है। बिल्कुल, वहाँ वो पहुंच रहे हैं, पब्लिक इमेजिनेशन में आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं। तो वो एक बात है। लेकिन इस सब में अखिलेश यादव को हम लोग भूल गए। 27 में विधानसभा का चुनाव है, कोई चैलेंज आप देखते हैं? यूपी है सर। मुझे तो नहीं लगता। ये जो 37 सीटें हैं उससे अखिलेश यादव को मुझे लगता है थोड़ा मुगालता हो गया। और मैं जो उदाहरण बार बार देता हूँ कि कई बार होता है कि बाढ़ के पानी को नदी का असली जल स्तर समझ लिया जाता है, ये वही था। एक आरक्षण हटा देंगे, उसका जो है मुद्दा चल गया, उसका लाभ मिला, और वो पानी उतर गया। उसका प्रमाण है कि जो 10 बाई इलेक्शन हुए असेंबली की सीट्स के, मैं तो इनके दो ट्वीट में देख रहा था। आप बोलिए प्लीज। हाँ, 10 में से 8 जो है समाजवादी पार्टी हार गई, और एक चुनाव ऐसा हारी जहां 65% मुस्लिम आबादी थी, जो उसका कोर वोट है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि 2024 जून से और 2025 आते आते क्या बदला है। सर, मुगालते में बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें लुट गई हैं। हाँ, इसी तरह लुटती ही हैं। जब आपको रियलिटी का भान होना बंद हो जाए। ये मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कही कि कोई मुगालता तो नहीं है ना कहीं कोई योगी जी को अपनी, मतलब यूपी के राजनीतिक हालात का। राजनीति में सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है? चुनाव। उससे बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि रियलिटी क्या है और जो है कल्पना क्या है। वो बाई इलेक्शन बताता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के झूठे विकास के प्रचार में जिनकी तस्वीर तक नहीं लगी वो अपने आप ही ससम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है। उनकी तस्वीर उनके काम की तरह ही गोल है। ये वही 8 साल पर जो उन्होंने वो पोस्टर छापा ना योगी जी ने, उसमें केवल मोदी जी की फोटो है, तो उस पर उन्होंने तंज किया कि आप तो फोटो में भी नहीं आए, तो अब चले ही जाइए। पार्टी में जो उनके विरोधी हैं जो बोलते हैं वही वो भी बोलते हैं। एक बात अखिलेश यादव को 2022 के नतीजे से समझ में नहीं आई
कि योगी जी का नाम जब आता है उत्तर प्रदेश में, बाहर भी, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो जो आम व्यक्ति है उसके मन में एक ही भाव आता है, वो सम्मान का। तो व्यक्तिगत जब वो हमले करते हैं, वोट डालते हुए आदमी कई नहीं, धड़ों में वोट- बढ़ जाता नहीं, है नहीं, ना। हम ये नहीं कह रहे कि वो सब वोट देने वाले हैं। जो सम्मान करते हैं सब जाके जो है बीजेपी को वोट दे देंगे। 111 कितनी सीटें आई ना अखिलेश को। जब आप व्यक्तिगत हमला करते हैं तब आपका समर्थक भी इस बात को पसंद नहीं करेगा। ये बात अभी तक किसी ने अखिलेश यादव को समझाई नहीं। ये खींचे हुए व्यक्ति का है, ये उस बच्चे की तरह की प्रतिक्रिया है जिसका सबसे प्रिय खिलौना छीन लिया गया है। 8 साल हो गए, वो रिकंसाइल ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उनके 5 साल के शासनकाल में हुआ, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। उनके अब सवाल है यूपी में क्या हुआ। तो ये कुछ एक डेटा मुझे दिया गया अपनी टीम के द्वारा। अब डेटा भी मैं अखिलेश जी से कहूंगा कि ये डेटा है, वो अपना कोई डेटा दे देंगे, नहीं असली तो ये है। लेकिन चलिए जो अभी जो डेटा है उस पर हम बात करते हैं। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी छलांग है कि जीडीपी में यूपी देश के 7वें नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गया। जीडीपी 16-17 में हुआ करती थी 12.89 लाख करोड़ की, वह 27.51 लाख करोड़ की हो गई। बजट 3.5 लाख से ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ से पिछले 8 साल में 8 लाख करोड़ हो गया। एक मिनट रुकिए, इसमें अखिलेश जी क्या कह पाएंगे? वो बजट हुआ है ना, वो पन्नों में है, उसमें आप आरटीआई डाल लीजिए, खुद देख लीजिए, इकोनॉमिस्ट से डाल लीजिए, तो ये डेटा को आप झुटला भी नहीं सकते। देश के एक्सपोर्ट पर यूपी की हिस्सेदारी 11% से ज्यादा है, जीडीपी में 9% से ज्यादा है। 5% हुआ करती ये थी। सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग है कि यूपी की प्रति व्यक्ति आय सालाना 2016-17 में 48,000 रुपए हुआ करती थी, वो आज 1,24,000 रुपए है। ये बिल्कुल डेटा है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं, नीति आयोग से करवा लीजिए, बाहर से किसी से लाके करवा लीजिए। जब आए तब यूपी का बजट घाटे का बजट, घाटे का बजट था। आज सरप्लस, surplus, आज रेवेन्यू revenue सरप्लस surplus स्टेट है यूपी। यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मिल गए हैं। अरे इसमें बहुत कुछ सेंटर के साथ होने का भी है फायदा। हाँ हाँ निश्चित रूप से है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कितने एक्सप्रेसवे हो गए अब यूपी में? देखिए अभी ये सबसे गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला भारत में प्रदेश। सबसे पूरे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में होंगे। धार्मिक पर्यटन हम लोग इतने, उस पर हम लोगों ने प्रोग्राम किया, अभी तो कुंभ होके चुका है, उससे अयोध्या, काशी, विंध्याचल और सब कुछ। तो आपको आनंद की बात बताऊं, 65 करोड़ पर्यटक गए कल पिछले साल उत्तर प्रदेश में। 65 करोड़। 2023 में 23 करोड़ थे, 24 में 65 करोड़ लोग गए। अगर आप यूपी ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रोजेक्ट में देखिए, उसमें रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म एक कंपोनेंट है बहुत बड़ा, जो कभी हुआ ही नहीं करता था। वो जैसे वो एफडीआई को देख रहे हैं, फिनटेक को देख रहे हैं, बायोटेक को देख रहे हैं, उसमें एक टेम्पल और टूरिज्म सबसे बड़ी बात, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, वो नहीं है तो नहीं होगा। एक लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा बिजली। बिजली की सप्लाई आप देख लीजिए, 2017 से पहले जो है 4-5 जो वीवीआईपी जिले थे सपा के बड़े नेताओं के, वहां 24 घंटे बिजली आती थी, बाकी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मैक्सिमम। सर ये डेटा आप लोग देखते होंगे, आजकल चलन हो गया सर। बस ये हमारे यहाँ लगभग हर स्टेट जो है वो एक इन्वेस्टर सबमिट करने लगी है, उसमें देश विदेश के उद्योगपति आते हैं, वो प्लेज करते हैं कि हम इतने लाख करोड़ या इतने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो एक उनका एक इंटेंशन होता है कि हाँ हम इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमको दीजिए प्रपोजल, आप हमें क्या। वो इंटेंट होता है बेसिकली। अब उसमें से कितना एक्चुअली इन्वेस्ट होता है, सवाल तो वो है ना। ये बात अखिलेश यादव भी पूछते हैं। तो यूपी में पिछले कुछ सालों में 45 लाख करोड़ रुपया का इंटेंट हुआ कि भाई इतने प्रपोजल्स आए कि हम कर सकते हैं, आप अगर यहाँ पर स्थितियां अच्छी हों तो। उसमें से 15 लाख करोड़ रुपए धरातल पर उतरे, मतलब 15 लाख करोड़ रुपए का काम लग गया। और उसके जीबीसी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 1, 2, 3 उसकी कार्यक्रम होता है पूरा दिखाने के लिए, जिसका हो गया ये सारे इतने 15 लाख करोड़ के जीबीसी हुए हैं, इसमें कभी अमित जी आए, कभी मोदी जी आए, कभी कोई मंत्री आए, फैक्ट्रियां या कारखाने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कैसे वो जीडीपी बढ़ गया? ऐसे कैसे वो में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा गया? है, उसके फोटो है, कई यूनिट्स शुरू हो चुकी। तो इसलिए कैसे झुटला दो इसको? दिस इज रियल चेंज। दो अगले जाते कहेंगे वो वहां पे एक रेप हो गया, वहां पे वो मर गए, ठीक है वो तो हो रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी हो रही है। ये तो सर मुझे तो टाइम हो गया, यूपी अभी गए हुए, आप गए हाल फिलहाल में? अब मैं बिल्कुल गया हूँ, हाल फिलहाल में भी गया हूँ, और मैं 2017 से के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। दिखती है बदली हुई तस्वीर? बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल दिखती है। मुझे योगी जी ने जिस दिन 5 अगस्त का जो भूमि पूजन हुआ था, जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, तो उसके बाद मैं अगले दिन आया था, तब मैंने योगी आदित्यनाथ जी का एक लंबा इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोले दीपक मुझे याद है
तुम 92-93 से अयोध्या आ रहे हो। मैंने बिल्कुल आ रहा हूँ, मेरा जर्नलिज्म का करियर ही 92 में शुरू हुआ था और पहली बार जब अडवाणी जी को केस के बाद माता टीला ले जाया गया था तो मैं वहाँ से होते हुए गया था। बोले देखो 2017 से लेके आज तक अयोध्या कितना बदला है। उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। और योगी जी की एक बात है, वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं। उनका अपना खुद का एक नेचर है कि वो दिन में 18-19 घंटे 20 घंटे लगे रहते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आपके पास इधर उधर देखने के लिए कुछ नहीं है, आपका पूरा कंसंट्रेशन एक ही काम पर है, वो है आपका काम। और उसमें वो अपनी लकीर तो ठीक ही ठीक है, अपने काम की लकीर भी बहुत बड़ी कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सिर्फ एक लाइन के अंदर। मैंने मुलायम जी की सरकार देखी, उसके बाद मायावती जी की देखी, अखिलेश जी की देखी। तब यूपीए वहाँ पे सत्ता में थी 2004 से लेकर 2014 तक। सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को तब के मुख्यमंत्री को फ़ोन करना पड़ता था कि अमेठी और रायबरेली की बिजली चलवा दीजिए, ऐसी हालत थी सौरभ। तो अब तो इसको मैं अगर आमूलचूल परिवर्तन कहूंगा तो गलत क्या है। और बिजली के अगर मैं आंकड़े बताऊं, हमारे यहाँ जो मैक्सिमम बिजली आया करती थी तो 17,000 मेगावाट बिजली सप्लाई होती थी। अभी हम 33,000-34,000 मेगावाट क्लॉक कर रहे हैं। अब दिक्कत आ रही है सब स्टेशन चेंज करने की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। तो अब मैसिव रूप से सब स्टेशन चेंज हो रहे हैं। और जैसी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, आप 10,000 पे आपका जीडीपी ऐसे ही बढ़ जाता है, आपके अप्लायंसेस यूज होने शुरू हो जाते हैं। 33 केवी के 748 सब स्टेशन लगे हैं। एक सब स्टेशन जो है 33 केवी का 50 से 55 करोड़ का बनता है। अच्छा, तो इतना इन्वेस्टमेंट कौन ला रहा है? मतलब कहीं ऊपर से बरसात तो हो नहीं रही है, कोई तो इन्वेस्ट कर रहा और है। ये सब तब है जब रेवेन्यू सरप्लस है, हम कहीं से मांग नहीं रहे हैं एक्स्ट्रा, रेवेन्यू सरप्लस है। तो ये ऐसे नहीं हुआ है कि ऐसे बैठे बैठे हो गया ऐसा। तो आपने कहा कि 27 में कोई आपको ऐसा कोई बहुत पॉलिटिकल चैलेंज नजर नहीं आता ऑपोजिशन की तरफ से। तो और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो ग्राउंड रियलिटी को समझने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि बस सर फर्ज करें यूपी में उससे पहले योगी जी ही हैं, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और योगी जी अगर 27 निकाल लेते हैं तो 3 बार का यूपी का चीफ मिनिस्टर आज के दौर में तो बहुत बड़ी बात। आज के दिन हमने तो गिनाया ना, आज के 7 नहीं साल कोई। के दौर में नहीं हुआ, 5 साल के दूसरा नहीं आया कोई। भाई 2007 में मायावती पहली मुख्यमंत्री बनी जो पूरे 5 साल निर्वाचित कार्यकाल के पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रही। दूसरे अखिलेश यादव बने, तीसरे योगी जी। सबसे लंबा कार्यकाल है आज तक का, 8 साल लगातार वाला किसी का। फिर उसके बाद सर वो दीपक जी बताएंगे। मैं तो बोल चुका हूं, मैंने कहा कि हाँ, इस देश में एक बड़ा तबका है जो उनको टॉप पोस्ट पर देखना चाहता है, लेकिन पहले वैकेंसी तो हो। नहीं, वहां तो अभी कोई वैकेंसी नहीं है, खैर इसमें तो कोई शक नहीं है। दिल्ली से यूपी लखनऊ को उनकी जरूरत है, यूपी को उनके लंबे समय जरूरत है अभी। लखनऊ से दिल्ली ज्यादा दूर है या गोरखपुर? दिल्ली मेरे ख्याल से आज के युग में तो आप अंतरिक्ष तक चले जाते हैं। दिक्कत क्या है सौरभ? सुनीता विलियम्स अभी लौटी हैं। सुनीता विलियम्स अभी लौटी हैं। हम भी कभी कभी रॉकेट पे सारी बात ये अच्छा, ये जो यहाँ हंसी ठिठोली हम कर रहे हैं तो उनके सामने भी तो लोग कर देते होंगे ना जा करके, या मतलब चढ़ाने वाले तो बहुत लोग होते हैं ना भाई। बहुत। लेकिन देखो बहुत ग्राउंडेड व्यक्ति है वो। देखिए नया व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति ने 22 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। या कभी तक दिमाग में बात नहीं आती होगी, लेकिन उसने देखा है ना, व्यवहारिक बहुत है, बहुत व्यवहारिक। ग्राउंड से मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी चीज है कि बात आपका आना और उसमें बह जाना, दोनों में दो अंतर अलग होता है। चीजें। उसमें वो थोड़े मजबूत मन के हैं, और मजबूत मन के हैं इसीलिए डिफिकल्ट सिचुएशन से आप निकल भी पाते हैं। कई लोग होते हैं ना मन के कमजोर होते हैं, योगी आदित्यनाथ उन व्यक्तियों में से नहीं है जो मन के कमजोर है। मैंने कभी उनको उस परिस्थिति में ना कभी देखा है, और मैंने हर बार अपने आप से उनको एक नया कमिटमेंट करते देखा है। मैं तो 2004 में प्रमोद महाजन के साथ उनके इलेक्शन में उनकी कैंपेन के अंदर भी गया था। मुझे याद है 14वीं लोकसभा का चुनाव था उस वक्त। तो मैं लंबे वक्त से उनको जाता हूँ और मैंने उनके हर पड़ाव को देखा है। तो क्या अभी योगी जी बदल गए? बिल्कुल नहीं बदले, वो पहले भी ऐसे थे और अभी भी ऐसे हैं। तो योगी जी का दौर अभी लंबा है, ये कह सकते हैं ना। है कि नहीं पता नहीं, चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा अगर चले। तो ये आज योगी जी के 8 साल सरकार पूरे करने के मौके पर हमने कहा कि एक चर्चा होनी चाहिए। इसी पर था आज का कॉफी पर कुरुक्षेत्र। बहुत शुक्रिया सर प्रदीप जी प्रोग्राम में आने के लिए। नमस्कार दीपक जी, बहुत धन्यवाद आपका। शांतनु जी बहुत नमस्कार आपका। कल भी आएंगे जैसा आपका आदेश। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं चले जाते हैं ना बीच में। तो आप देखते रहिए इंडिया टीवी कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। आज